हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। हमने इस 2025 का PYQs पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ये पार्ट 3 है, ये आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। एंड इससे पहले प्रीवियस आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए मेरे यूट्यूब आईडी में मेक मी IAS। ठीक है। एंड वेरी इजी वे में मैंने ये सॉल्व कर दिया है। एंड इसको PYQs बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर UPSC एग्ज़ाम। तो अगर आपने PYQs अब तक नहीं देखा है या इसे अब तक सॉल्व नहीं किया तो प्लीज़ PYQs पर फोकस करें बिकॉज दे PYQs आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर। ओके, 30 क्वेश्चन पहला पार्ट में हमने कवर कर लिया था एंड 30 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में कवर कर लिया था। 40 क्वेश्चन ये थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक टू वॉच लॉन्ग वीडियोस, दैट्स द रीज़न। ओके, क्वेश्चन नंबर 61। सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 crores and the revenue received of the government are 60,000 crores. The government budget also shows borrowings of 10,000 crores and interest payments of 6,000 crores. Which of the following statement are correct? ठीक है, ये कह रहा है कि ये आंकड़े दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा डिफिसिट सही निकाला गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, रेवेन्यू डिफिसिट इज 20,000 crores। इसका मतलब है कि रोज़मर्रा के खर्चे कमाई से कितने ज़्यादा है। कितना होगा 80,000 करोड़ माइनस 60,000 करोड़ इक्वल टू 20,000 करोड़। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, फिजिकल डिफिसिट इज़ 10,000 करोड़। ये क्या है कि इसका मतलब है होता है कि सरकार टोटल कितना कर्ज मतलब बोरोइंग ले रही है। सवाल में मतलब दिया हुआ है 10,000 करोड़, ये भी सही है। कितना ले रही है 10,000 करोड़। ऑप्शन नंबर 3, प्राइमरी डिफिसिट इज 4,000 करोड़। ये इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डिफिसिट 10,000, इंटरेस्ट पेमेंट कितना 6,000 इक्वल टू 4,000, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स INSTC, ए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट। मतलब कि INSTC एक बड़ा रास्ता है जो अलग अलग देशों को जोड़ता है ताकि सामान जल्दी पहुंच सके। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, मतलब ईरान के रास्ते। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, of the two major ethanol producers in the world, i.e. Brazil and the United States of America, the former produces more ethanol than the latter. इथेनॉल क्या है? ये एक फ्यूल है जो खेती के सामान से बनता है। ठीक है। स्टेटमेंट 1 में बताया है कि ब्राज़ील US से ज़्यादा इथेनॉल बनाता है, ये गलत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल USA बनाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज़ द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, sugar cane is the principal feedstock for ethanol production in Brazil. US में कॉर्न मतलब मक्का और ब्राज़ील में शुगर केन मतलब गन्ना में चीज़ है एथेनॉल बनाने के लिए, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या होगा। डी इज़ राइट, 1 इज़ इनकरेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। Question number 64. The World Bank
warned that India could become one of the first places where wet bulb temperatures routinely exceed 35 Celsius. Which of the following statement best reflect as the implication of the above said report? ये कह रहा है कि वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 35 डिग्री से ऊपर चला जाए तो इंसान का शरीर पसीने से खुद को ठंडा नहीं कर पाता, जो जानलेवा हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1, पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्राउट। मतलब इंडिया में फ्लडिंग और साइक्लोन बढ़ेंगे, सही है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से ये सब होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult। ये कह रहा है कि इंसान और जानवरों के शरीर को ठंडा करने के लिए पर्सपरेशन मतलब पसीना में दिक्कत होगी, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A1 and 2 both are correct। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65, ये क्या कह रहा है? ए कंट्रीज फिजिकल डिफिसिट स्टैंड एट 50,000 crores, it is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital received. The country's interest liabilities are 1,500 crores. What is the gross primary deficit? मतलब ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। फिजिकल डिफिसिट कितना है? 50,000 और इंटरेस्ट रेट कितना है? इसके इंटरेस्ट रेट है 1,500। तो क्या हुआ? 50,000, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो, 50,000 माइनस 1,500 इक्वल टू 48,500 करोड़। व्हाट इज द आंसर? इज डेट आंसर नंबर 1, क्योंकि ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड का कैलकुलेशन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल डिफिसिट पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following statements with regard to recommendation of the 15th Finance Commission of India are correct? 15th मतलब फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि ये तय करना कि कितना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई का कितना हिस्सा स्टेट को मिलेगा। ठीक है, यही काम होता है इसका। देख लो इस ऑप्शन 1, इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 4,800 crores फ्रॉम द ईयर 2022 to 23 to the year 2025-26 for the incentivizing state to enhance educational outcomes। ये कह रहा है कि स्टेट को एजुकेशन बेहतर करने के लिए 48 करोड़ देने की बात कही गई है, ये सही है। ये ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ऑप्शन नंबर 2, 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर विथ स्टेट्स। ये कह रहा है कि 45% हिस्सा स्टेट को मिलेगा, ये गलत है, क्योंकि कमीशन ने 41% रिकमेंड किया है। कितना किया है? 41% रिकमेंड किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 45,000 crore are to be kept as performance based incentive for all states for carrying out agriculture reforms। ये है कह रहा है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स मतलब खेती में सुधार के लिए 45 करोड़ का इंसेंटिव
रखा गया है, ये सही है, हाँ रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ऑप्शन नंबर 4, इन इट reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance। कह रहा है कि टैक्स इफोर्ट, कौन सा स्टेट अच्छे से टैक्स वसूल रहा है, को दोबारा क्राइटेरिया बनाया गया है ताकि स्टेट को रिवार्ड मिले, ये भी सही है। तो व्हाट इज द आंसर इज डैट? आंसर नंबर सी 1, 3 एंड 4। देखो 2 गलत था ना, तो 2 अगर तुम काटते 2 कट गया, 2 कट गया तो ऑलरेडी तुम्हारा आंसर आ जाता। ठीक है। Question number 67. Consider the following statements in respect of the International Bank for Reconstruction and Development IBRD। ये वर्ल्ड बैंक का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऑप्शन 1 देखते हैं। इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज। ये मिडिल इनकम और गरीब पर क्रेडिट वर्दी देशों को लोन और गारंटी देता है, ये सही है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, इट वर्क्स सिंगल हैंडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। कहता है कि ये सिंगल हैंडली अकेले काम करता है, ये गलत है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, इट वाज स्टेबलाइज्ड टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। इसे वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप को दोबारा बनाने, रिबिल्ड के लिए बनाया गया था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 काटो, 2 काटो, 2 काटो, ऑप्शन नंबर 3 ऑलरेडी आ जाएगा आपका। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 68, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ RTGS एंड NEFT। ये बैंक के पैसे भेजने के 2 अलग अलग सिस्टम हैं। ये क्या है? बैंक को पैसा भेजने का 2 अलग अलग सिस्टम है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, द RTGS द सेटलमेंट टाइम इज instantaneous, while in case of NEFT it takes some time to settle payment। ये कह रहा है कि RTGS में पैसा तुरंत इंस्टेंटेनियस सेटल होता है, जबकि NEFT में क्या थोड़ा टाइम लगता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नंबर 2, इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज्ड for inward transactions while that is not the case for NEFT। ये कह रहा है कि RTGS में पैसे मिलने वाले इनवर्ड से चार्ज लिए जाता है, ये गलत है क्योंकि RBI ने दोनों में ही इनवर्ड ट्रांजेक्शन फ्री रखे हैं। क्या किए हैं? फ्री रखे। ये ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 3, ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर restricted on certain days while this is not true for NEFT। ये कह रहा है कि RTGS का टाइम रिस्ट्रिक्टेड है जबकि NEFT का नहीं, ये भी गलत है क्योंकि अब दोनों क्या करेगा? अब दोनों काम करते हैं, मिलकर दोनों काम करते हैं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली 1 करेक्ट है। ठीक है। Question number 69. Consider the following countries. How many countries amongst the above are there other than India where international merchant payments are accepted under UPI? कह रहा है कि किन देशों में इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट यानी वहाँ के दुकानों को UPI से पैसे दिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। हाँ, यहाँ UPI मिस्रिक बैंक और नियो पे के जरिए चलता है, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। और ऑप्शन 2, फ्रांस। हाँ, यहाँ पर एफिल टावर और कुछ चुनी हुई जगह पर UPI शुरू हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी। जर्मनी ने सिर्फ UPI के लिए MOU
समझौता साइन किया है, लेकिन वहाँ भी मर्चेंट पेमेंट्स आम तौर पर चालू नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर के पे नाउ और इंडिया के यूपीआई के बीच कनेक्शन है, जिससे मर्चेंट और पेमेंट किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 5 बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश के साथ भी क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी पर बात हुई है, लेकिन यही या सिंगापुर या यूएई की तरह पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। तो ये भी इनकरेक्ट है। तो कौन कौन से करेक्ट है? सिर्फ ओनली 3। ठीक है, ओनली 3 आर करेक्ट। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। Option number B is right. Question number 70. Consider the following statements about PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Option number 1. It target installation of 1 crore solar rooftop panels in the residential sector. मतलब इसका टारगेट 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना है। ये सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशंस ऑपरेशन maintenance and repairs of solar rooftop systems at grassroots level। ये कह रहा है कि सरकार लोगों को इसकी इंस्टॉलेशन और रिपेयर की ट्रेनिंग देगी। सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन नंबर 3, it aims to create more than 3 lakhs skilled manpower through fresh skilling and upskilling under scheme component of capacity building। ये कह रहा है कि इससे 3 लाख स्किल्ड लोग तैयार करने का टारगेट है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज 1, 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 71. Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi ji at the time of। गांधी जी ने ये कब कहा था कि राजद्रोह मतलब सेडिएशन मेरा धर्म बन गया है? ये कहा था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी, पब्लिकली वायलेंटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी। मतलब जब 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तब उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए ये कहा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 72, द फेमस फीमेल फिगरीन known as dancing girl found at Mohenjo-daro is made of। मोहनजोदाड़ो से मिली प्रसिद्ध लड़की की मूर्ति किस चीज़ से बनी है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंज। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लॉस्ट वेक्स टेक्निक से कांसे मतलब ब्रोंज की मूर्तियाँ बनाने में माहिर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट। मतलब चोरी चोरा कांड के बाद गिरफ्तार हुए लोगों का कोर्ट में बचाव किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। इस हिंसा के बाद कई लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिनके लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने केस लड़ा था। क्या कहा था? केस लड़ा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74, सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres decided to include the upliftment of Harijans in this political and social program। मतलब ये कह रहा है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने हरिजन कल्याण को अपने मुख्य कार्यक्रम में शामिल किया था? ऑप्शन नंबर ए, द पूना पैक्ट में। ये 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुए
पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने छुआछूत अनटचेबिलिटी के खिलाफ देश व्यापी आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 75, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स। हाउ मेनी ऑफ द एबव वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्चुगीज इन द 16th and 17th सेंचुरी। मतलब ये कह रहा है कि पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा में से कौन से फल पोर्चुगीज लोग 16th 17th सदी में भारत लाए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑल द थ्री, पपाया, पाइनएप्पल एंड गुआवा। ये तीनों ही फल क्या विदेशी है और उन्हें पोर्चुगीज ही भारत लेकर आए थे। ठीक है। 76, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। हाउ मेनी ऑफ द above कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स? यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ये नाम दिए गए हैं देशों के और ये बताया गया है कि इनमें से कितने देशों के पास 4 से ज़्यादा टाइम जोन है। ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम, यूके खुद एक छोटा देश है लेकिन उसकी दुनिया भर में कई ओवरसीज टेरिटरीज है। इन सबको मिलाकर यूके के पास 9 टाइम जोन है। कितना है? 9 टाइम जोन्स है। ठीक है। और डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड और फॉरी आइलैंड जैसे बड़े इलाके हैं। इनकी वजह से डेनमार्क के पास कुल 5 टाइम जोन्स है। कितने टाइम जोन्स है? 5 टाइम जोन्स है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड के भी कई द्वीप है जो प्रशांत महासागर जैसे पैसिफिक ओशियन में दूर तक फैली है। इसके पास कितना है? कुल 5 टाइम जोन्स है। तो ये 5, ये 9। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्टिनेंट है, देश है और इसके भी कई आइलैंड है। इसके पास कितनी है टोटल टाइम जोन्स? 9 टाइम जोन्स है। ब्राज़ील बहुत ही छोटा देश है। इसके हिस्से और आइलैंड को मिलाकर इसके पास कितने हैं कुल टाइम जोन? 4। तो कितना हुआ 4 से ज़्यादा? 1 2 3 4, ओनली 4 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। चलो अब देख क्वेश्चन नंबर 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर 1, एंड्रयू इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का are a few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities it would be different days। कह रहा है कि ये दोनों जगह पास है पर जब यहाँ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो दोनों जगह अलग अलग दिन होता है। यस, ये सही है क्योंकि इनके बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, गुजरती है। इस लाइन एक तरफ मतलब वेस्ट अलग दिन होता है और दूसरी तरफ ईस्ट पिछला दिन। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, व्हेन इन मंडे इन एंड्रयू इट इज़ ट्यूसडे इन नोम। जब एंड्रयू में मंडे होता है तो नोम में ट्यूसडे होता है। ये गलत है क्योंकि एंड्रयू रसिया डेट लाइन के वेस्ट में है इसलिए वहाँ समय आगे होता है। अगर एंड्रयू में मंडे है तो नोम अमेरिका में क्या होगा? संडे होगा। ठीक है। नोम में संडे होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट। ओनली 1 इज़ करेक्ट। ए ऑप्शन इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 78, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। क्या कह रहा है अब ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, पेरियार ई वी रामास्वामी नायकर। क्यों?
क्योंकि उन्होंने 1925 में तमिलनाडु में ये मूवमेंट शुरू किया था। इसका मकसद बैकवर्ड क्लासेस को मतलब बराबरी का अधिकार दिलाना और समाज से जाति मतलब कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री रिसोर्स रिच इन। ठीक है, ये भी देख लेते हैं क्या क्या है, कौन से जोड़े सही है। ऑप्शन नंबर 1 बोत्सवाना, तो ये डायमंड के लिए है, ये करेक्ट है क्योंकि बोत्सवाना दुनिया के सबसे बड़े हीरे डायमंड उत्पादक देशों में से एक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 चिली लिथियम, ये भी सही है क्योंकि चिली में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इंडोनेशिया निकल, ये भी सही है क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निकल प्रोड्यूसर है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन कंट्री। ऑप्शन नंबर 1 मलोरका इटली, नहीं ये गलत है क्योंकि मलोरका असल में स्पेन का एक आइसलैंड है। ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 नॉर्मेंडी स्पेन, नहीं ये भी गलत है क्योंकि नॉर्मेंडी फ्रांस का एक हिस्सा है, ये वर्ल्ड वार 2 के लिए मशहूर है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सार्दिना फ्रांस, ये भी गलत है क्योंकि सार्दिना इटली का आइसलैंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, नन ऑफ द अबव इज करेक्टली मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविज़न स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स, मतलब कि कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल फ्लैट टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। यस, ये करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट नंबर 2, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टीज़, इन एलिमेंट में फॉस्फोरेंट गन होता है, यानी ये एनर्जी मिलने पर रोशनी पैदा करते हैं। हाँ, ये भी सही है, मतलब कि रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे इथोपेरियम या टेर्बियम स्क्रीन में इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि वो सुंदर लाल और हरा रंग पैदा कर सकते हैं। ठीक है, जब ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पैदा कर सके, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 82, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इंडियन रेलवेज हैव prepared a national rail plan NRP to create a future ready railway system by 2028। ये क्या कह रहा है कि इंडियन रेलवे ने 2028 तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम के लिए नेशनल रेल प्लान बनाया है। असल में टारगेट 2030 है, पर पेपर के हिसाब से ये पॉइंट गलत हो सकता है। क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। तो कितना टारगेट दिया हुआ है? 2030 तक दिया हुआ है, यहाँ पर 2028 है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, कवच इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। कवच एक ऑटोमेटिक सुरक्षा सिस्टम है जो जर्मनी के साथ मिलकर बनाया गया है। ये गलत है, इसे भारत ने खुद बनाया है। कौन बनाया है? भारत ने इसे खुद बनाया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3, कवच सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ FRID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। कवच में FRID टैग्स एक तरह का सेंसर ट्रैक्स पर लगे होते हैं। ये सही है, ऑप्शन नंबर
3 इज़ राइट। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, कंसाइडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन एक्सिम 4 SpaceX गगनयान। हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन अबव encourage and support microgravity research। ये क्या कह रहा है कि एक्सियम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजना वाला मिशन और स्पेसडेक्स मतलब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट और गगनयान भारत का पहला इंसानी मिशन है। ये तीनों ही मिशन स्पेस में होते हैं जहाँ ग्रेविटी बहुत कम होती है, वहाँ साइंटिस्ट ये रिसर्च करते हैं जीरो ग्रेविटी में। तो ऑप्शन नंबर तीनों सही है, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, विथ रेफरेंस टू इंडियंस डिफेंस कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर्स एयरक्राफ्ट डिस्क्रिप्शन डोनियर 228। ये क्या है? मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डोनियर 228 में मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट समुद्र की निगरानी के लिए है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये गलत है। ये एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है, लड़ाकू विमान नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 C-17 ग्लोब मास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये क्या है? ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारी टैंक और सामान के लिए है। ये सही है। तो 1 and 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ओनली 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, इसको पहले इरेज कर लो फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, आर्टिफिशियल वे ऑफ causing रेनफॉल टू reduce एयर पॉल्यूशन मेक्स अस ऑफ, मतलब पॉल्यूशन कम करने के लिए नकली बारिश करने में क्या इस्तेमाल होता है, देख लेते हैं ये भी। इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसमें सिल्वर आयोडीन जैसे केमिकल्स बादलों पर चढ़ाए जाते हैं ताकि पानी की बाउंड्री बन सके। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, सिल्वर आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्डनिंग पावर मतलब राष्ट्रपति की माफ़ी देने की शक्ति। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, मतलब राष्ट्रपति के फैसले का लिमिटेड जुडिशरी रिव्यू हो सकता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट का फैसला बिना दिमाग लगाए या भेदभाव वाला हो तो कोर्ट उसे चेक कर सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मतलब कि राष्ट्रपति ये शक्ति बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह के यूज़ कर सकती है। ये गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्हें कैबिनेट सरकार की सलाह लेनी पड़ती है। किससे लेनी पड़ती है? कैबिनेट सरकार की सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर 1, ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज हर ऑफिस until immediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution। मतलब ये कह रहा है कि जब लोकसभा भंग मतलब डिसॉल्व होती है तो स्पीकर अपना पद तुरंत नहीं छोड़ता, वो तब तक बना रहता है जब तक यही लोकसभा की पहली मीटिंग ना हो जाए। तो ये बिल्कुल सही है।
स्पीकर का पद खाली नहीं रखा जाता जब तक नया स्पीकर ना चुन लिया जाए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस of the Constitution of India, a member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his her political party immediately। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्पीकर बनते ही उससे अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये गलत है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि स्पीकर को भारत पार्टी छोड़नी ही पड़ेगी। हालांकि निष्पक्ष या रहने के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम his her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intentions to move the resolution। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पीकर को हटाना इतना आसान नहीं होता। उन्हें बताना पड़ता है और वोट करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 2 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 काटो जिसमें 2 है। ऑप्शन नंबर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Option number 1, if any question arises as the whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी एमपी को हटाने की बात हो तो आखिरी फैसला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का होता है। ये गलत है, क्योंकि 10th शेड्यूल दल बदल जो कानून है मामले में फ़ैसला हाउस ऑफ स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं, प्रेसिडेंट नहीं लेते। कौन लेते हैं? हाउस ऑफ द स्पीकर या चेयरमैन। ऑप्शन नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। ये गलत है, क्योंकि पहले नहीं था, पर 52 अमेंडमेंट एक्ट के बाद जब 10th शेड्यूल जोड़ा गया तब ये पॉलिटिकल पार्टी शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ इनकरेक्ट। क्या है? बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 89, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट of concessions in respect for extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories। ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के पास माइनर मिनरल जैसे के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है। ये गलत है, क्योंकि माइनर मिनरल्स पर नियम बनाने का पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट। Option number 2, in India the central government has the power to notify minor minerals under the relevant law। ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये शक्ति है कि वो किसी माइनर मिनरल को घोषित कर सके। ये सही है, क्योंकि सेंट्रल डिसाइड करता है कि कौन सा पत्थर या माइनर मिनरल की लिस्ट में आएगा, किस लिस्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर
1 इनकरेक्ट है एंड 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 90, इसको पहले इरेज कर लो। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनेक्टेड द नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ NRL टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस? ये कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्स रिस्टोरेशन लॉ किसने बनाया है कि ताकि क्लाइमेट चेंज से बड़ा क्या लड़ा जा सके। ये एक नया कानून है जो कोशिश करता है कि बिगड़ते हुए नेचर को वापस पहले जैसा ठीक किया जा सके। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, द यूरोपियन यूनियन। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ये नियम बनाए हैं 2030 तक उन्हें अपनी काम से 20% ज़मीन और समुद्री इलाकों को वापस हरा भरा और ठीक करना है। क्या करना है? ठीक करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर 1, पंचायत्स एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। कह रहा है कि पंचायत इंटरमीडिएट लेवल, ब्लॉक लेवल पर सभी स्टेट में होती है। ये गलत है। जिन स्टेट की आबादी 20 लाख से कम है वहाँ इंटरमीडिएट मतलब बीच का लेवल होना ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है। ऑप्शन 2, टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ ए पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल ए पर्सन शुड अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स। ये कह रहा है कि पंचायत मेंबर बनने के लिए उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ये गलत है क्योंकि पंचायत चुनाव लड़ने की सही उम्र 21 साल होती है। कितनी होती है? 21 साल। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3, क्या द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट constitutes a commission to review the financial position of panchayat at the intermediate level and to make recommendation regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties reliable by the state between the state and panchayat at the intermediate level? ये भी गलत है क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन बनाने का काम किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है, चीफ मिनिस्टर का नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन नहीं वाला एग्ज़ाम में ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ में आया? कहीं तुम गलत मत कर देना, जल्दी के चक्कर में अक्सर गलत हो जाती है। तो डी नंबर कोई भी सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स इन टिल जनवरी 2025। ये कह रहा है कि इसमें जनवरी 2025 तक 7 मेंबर स्टेट है। ये सही है क्योंकि ये कौन कौन से थे? इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, 7 देश थे। ऑप्शन नंबर 2, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन 1999। ये 1999 के ढाका डिक्लेरेशन से बना। ये गलत है क्योंकि ये 1997 के बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था। ऑप्शन नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर स्टेट ऑफ बिम्स्टेक। मतलब कि कह रहा है कि इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका फाउंडिंग मेंबर है। ये सही है क्योंकि इनिशियल मेंबर्स बिम्स्टेक में यही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4, इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज़ बीइंग लीड बाय इंडिया।
ऑप्शन नंबर 4 ये भी सही लग रहा है, क्योंकि बट देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 सही है कि नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही ये कंफर्म होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। Who amongst the following are member of the jury to select the recipient of गांधी पीस प्राइज? मतलब कि इस प्राइज के विनर को चुनने वाली कमेटी जूरी में कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर 4 द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है, प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये चेयरमैन होते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी ऑफ लोकसभा, ये भी सही है। ठीक है, तो व्हाट्स द आंसर इज दैट? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो प्रेसिडेंट का है ना, प्रेसिडेंट इसका हिस्सा नहीं होते। क्यों नहीं होते पता है? वो सिर्फ प्राइज देते हैं, ठीक है, इसका हिस्सा नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो 1 अगर तुम काट ही देते, अगर देखो 1 काट देते, 1 काट देते, तो फिर 50-50 में आ जाते हैं कि नहीं, फिर चूज़ करना आसान हो जाता। क्वेश्चन नंबर 94। GPS एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन गगन uses a system of ground stations to provide necessarily augmentation. Which of the following statement is correct in respect of गगन? देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 it is designed to provide additional accuracy and integrity। ये कह रहा है कि एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी बढ़ाता है, ये सही है क्योंकि GPS सिग्नल को और बेहतर करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ये सही है क्योंकि फ्लाइट्स की लैंडिंग और रास्ते में बहुत कम आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इट विल प्रोवाइड benefits only in aviation but not in other modes of transportation। मतलब सिर्फ एविएशन प्लान्स के लिए है, ये गलत है क्योंकि ये रेलवे शिपिंग और मैप्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो व्हाट इज़ द आंसर इज दैट? आंसर नंबर डी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding AI Action Summit held in Grand Palace, Paris in February 2025. Option number 1 co-haired with India. The event built on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit held in 2024। मतलब इंडिया के साथ कोहेड और ब्लेसली 2023 सोल 2024 समिट पर बेस्ड था। यस, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 अलॉन्ग विथ अदर कंट्रीज US and UK also signed the declaration on inclusive and sustainable AI। US और UK ने इंक्लूसिव और सस्टेनेबल AI डिक्लेरेशन साइन की है, ये गलत है क्योंकि US एंड UK ने साइन नहीं किया है। ये समझ में आया? तो व्हाट इज द आंसर इज दैट? ओनली 1। आंसर इज ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 96। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर 2026। मतलब कि ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026 सही है क्योंकि UN ने डिक्लेयर किया है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट टूरिज्म 2027, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025, ये भी सही है। एंड ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड पैलेटरी डिफेंस
ये भी सही है क्योंकि अपोफिस एस्ट्रॉइड के आने की वजह से। ठीक है, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है अब। ठीक है, एंड आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह आपको मैं क्रिएटिव और इजी लैंग्वेज में PYQs एंड अदर टॉपिक्स का, इसके बाद ये कवर होने के बाद CSAT भी मैं आप लेकर के आऊँगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें वीडियो को, एंड PYQs ज़रूर देखें क्योंकि ये 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Question number 97. Consider the following statements with regard to BRICS. Option number 1. 16th BRICS summit was held under the chairship of Russia in Kazan. तो 16 ब्रिक्स समिट रशिया के कजान शहर में हुई थी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि अक्टूबर 2024 में इसकी चेयरमैनशिप रशिया के पास ही थी। ठीक है, किसके पास थी? रशिया के पास ही। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, इंडोनेशिया हैज़ बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। मतलब इंडोनेशिया ब्रिक्स का फुल मेंबर बन गया है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इसे सही माना गया है। हालांकि रियल टाइम में इंडोनेशिया ने ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू कर दी है। ठीक है, चलो ये भी सही मानते हैं, पर देखेंगे ऑफिशियल आंसर की क्या आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट, मान लेते हैं ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की के इंतज़ार तक। ऑप्शन नंबर 3, द थीम ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये दी गई थीम गलत है क्योंकि असल में 16 समिट की थीम स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी से मिलती जुलती थी, लेकिन पूरा वर्डिंग मैच नहीं है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा 3 का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकल। द पावर ऑफ लोकल applies to public servant of India just but not to the Indian public servants posted outside India। ये कह रहा है कि लोकपाल सिर्फ इंडिया के अंदर वाले सर्वेंट पर लागू होता है। ये गलत है क्योंकि इंडियन ऑफिसर पर भी लागू होता है जो देश भर में पोस्टेड है। ठीक है, जो देश भर में पोस्टेड है। ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, द चेयरपर्सन और ए मेंबर shall not be a member of the parliament or a member of the legislature of any state or union territory, and only the Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be its chairperson। ये कह रहा है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ही चेयरपर्सन बन सकता है। ये गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज या कोई काबिल व्यक्ति भी बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, द चेयरपर्सन और ए मेंबर shall not be a person of less than 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson or member as the case may be। मतलब लोकपाल का मेंबर बनने के लिए कम से कम 45 साल की उम्र होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है और कानूनी फैक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की जांच नहीं हो सकती। ये गलत है क्योंकि मतलब ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की जांच नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि लोकपाल के पास PM के खिलाफ भी जांच करने की पावर होती है, एक कुछ कंडीशन के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये भी गलत है।
तो क्या होगा, ओनली 3 इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। ऑप्शन नंबर 1, द इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली इंडिया। मतलब कि ये पहला खो खो वर्ल्ड कप दिल्ली इंडिया में हुआ। हाँ, पहला खो खो वर्ल्ड कप कितना 2025 में दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही शेड्यूल किया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, इंडियन men beat Nepal with a score of 78-40 in the final to become the world champion in men category। ये कह रहा है कि इंडिया की मतलब मेन टीम ने नेपाल को 78-40 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप बनाई। ये गलत है, क्योंकि खो खो के मैच में स्कोर्स इतने बड़े आम तौर पर नहीं होते, समझ में आई। और मैच के रिजल्ट या अपोनेंट नेपाल के बारे में दी गई जानकारी फैक्चुअल नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3, इंडियन वुमेन बीट नेपाल with a score of 54-36 in the final to become the world champion in women category। मतलब कि इंडिया की वुमेन टीम ने नेपाल को 54-36 से हराकर वर्ल्ड चैम्पियन बनी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट की तरह ये स्कोर और डिटेल्स गलत दी गई है। ये स्कोर और डिटेल्स गलत दी गई है, ये भी गलत है। ठीक है, इसकी तरह ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड प्लीज़ PYQs आप कवर करें, क्योंकि PYQs आपके एग्ज़ाम के लिए 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 100, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर 1, इन द फाइनल्स ऑफ द 45 चेस ओलम्पिड हेल्ड इन 2024, गुकेश दोमार्जू became the world's youngest winner after defeating the Russian player Irina Nepomniachtchi। तो ये कह रहा है कि गुकेश डी ने लैन निपोएंची को हराकर यंगेस्ट विनर का रिकॉर्ड बनाया है। ये गलत है, क्योंकि गुकेश ने ओलंपिड में गोल्ड जीता और बेहतरीन खेल दिखाए, लेकिन यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन खिताब उन्होंने अलग से दिन लायन को हराकर हासिल किया, ना कि सिर्फ इस ओलंपिक के मैच से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर holds the record of becoming world's youngest ever ग्रैंड मास्टर। तो अभिमन्यु मिश्रा इंडियन दुनिया के सबसे कम उम्र यंगेस्ट के ग्रैंड मास्टर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने 12 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ओनली 2। ठीक है, एंड मैंने ये कवर कर दिया है 3 पार्ट में। इससे पहले आपने 2 पार्ट नहीं देखा तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल में देखें, मेक मी IAS। एंड इसका क्वेश्चन और PDF मैं भेज दूँगी अपने टेलीग्राम ID कहानी कश्की में। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।